नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जब कोई संकट इतना बड़ा हो जाता है तो वो हर व्यक्ति को छूता है, क्या वो पत्रकार हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो। कोविड का संकट अब इतना बड़ा हो गया है कि हम सबको इंडिविजुअली छू रहा है। हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले लोग, इन तमाम लोगों को। और इस तमाम हाहाकार के बीच में जहाँ मरीज़ को दवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिन लोगों को हॉस्पिटल में बेड किस तरह मिल जाता है, उनके अस्पतालों की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या सरकार सच्चाई को बदलने की कोशिश कर रही है या सिर्फ जो है वो परसेप्शन, यानी जिस तरह से जो भूमिका बन रही है, जो छवि बन रही है, सिर्फ उसको किसी तरह से बदलने की कोशिश कर रही है सरकार। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गुंडा एक्ट से लेकर NSA लगाने से लेकर ट्वीट डिलीट कराने तक तमाम कोशिशें हमारी सरकारों की तरफ से हो रही हैं। लेकिन उससे पहले बेहद निजी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से ये बिल्कुल दरवाजे तक आ गया है संकट। आज द वायर की जो ऑफिस मैनेजर थे उनको खो दिया। उनका नाम था राधा कृष्णा मुरलीधर, प्यार से हम उन्हें मुरली सर या मुरली जी कहा करते थे। द वायर के दफ्तर में अगर आप जाएं, चाहे वहाँ एम्प्लॉई हो या कोई भी आम व्यक्ति जाए, तो पहली मुलाकात, पहला जो चेहरा हमें दिखता था वो मुरली सर का, मुरली जी का था। मुरली जी का आज ही सुबह देहांत हो गया। वो एक हफ्ते से एडमिटेड थे हॉस्पिटल में और एक हफ्ते से उनका इलाज चल रहा था। आज उनकी तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 2 दिन पहले बताया गया कि ICU में एडमिट किया गया और वो हमारे बीच नहीं रहे। मुरली जी हमेशा के लिए चले गए। द वायर के ऑफिस मैनेजर, यहाँ तक मैं उनको याद रखती हूँ किस तरह से कि वो हमेशा ये कहा करते थे कोई भी संकट बहुत बड़ा नहीं है। द वायर के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल हैं, जो हमारा काम था, ये जो हमारी जो विचारधारा थी कि हम प्रो पब्लिक जर्नलिज्म करना चाहते थे, उसमें गहरा विश्वास था मुरली जी का। और हमेशा कहते थे कि हम जीतेंगे और हम वो काम कर पाएंगे जो जिसके लिए हमने तैयारी की है। और इसी के साथ साथ बेहद दुख हो रहा है मुझे आपको बताते हुए कि मेरे बहुत एक अजीज़ दोस्त सैयद रज़ा हैदर, जो कि गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उनका भी कोविड से ही देहांत हो गया। उर्दू अदब की दुनिया में रज़ा हैदर एक बड़ा नाम थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेरे छात्र जो दिन थे, जो यूनिवर्सिटी डेज़ थे, उनमें ही मेरी वहीं उनसे दोस्ती हुई। उसके बाद ये दोस्ती 2 दशकों तक चलती रही। हालांकि वो मुझसे काफ़ी सीनियर थे, लेकिन उसके बावजूद उनका और मेरा जो उर्दू लिटरेचर, उर्दू साहित्य को लेकर जो एक प्यार था, जो साझा प्यार था, जो इंटरेस्ट था, उसको लेकर हमारी दोस्ती लगातार बनी रही। रज़ा हैदर साहब ने अदब की दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहने के अलावा उससे पहले भी और इस दौरान भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी जो काफ़ी लोकप्रिय भी रहीं। जैसे उन्होंने लिखा कि उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ और रूहानी इक़दार, मुनसिफ़, साद अज़ीमाबादी, हयात व ख़िदमात और मरतब, ये तमाम किताबें उन्होंने लिखी। और उनके लिए मैं उनको ख़राज अक़ीदत या श्रद्धांजलि पेश करते हुए दोनों को, मुरली सर को और साथ साथ रज़ा हैदर को, मैं एक ही शेर पढ़ना चाहती हूँ। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, गोया कि होगा कोई क़यामत का दिन और। ये मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। इन दोनों को मेरी श्रद्धांजलि। तो कोविड के इस पूरे मिसमैनेजमेंट के मद्देनज़र जिस तरह से हमारी सरकारें बेहद सुस्त नज़र आ रही हैं, ऐसे में जो हमारी कोर्ट्स हैं, अदालत है, उनकी चुस्ती कम से कम नज़र आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आरोपित किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और कहा कि सिंगल हैंडेडली आप जिम्मेदार हैं कोविड की ये दूसरी वेव के लिए और आप पर जो है हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये कहा इलेक्शन कमीशन के लिए कि आप सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल हैं कोविड-19 को फैलाने के लिए। आपके ऊपर मर्डर चार्जेस अप्लाई होने चाहिए आपकी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए। ECI को क्रिटिसाइज़ करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना रोकने के लिए इस तमाम पूरे मेहम के दौरान, इस तमाम हाहाकार के दौरान किस तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी फॉलो नहीं किया पार्टियों ने और इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं रोका। जो बेंच है चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति की, उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं यू आर द ओनली इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन दैट वी आर इन टुडे। आप ही अकेला ऐसी संस्था हैं जो जिम्मेदार हैं इन हालात के लिए जिनमें आज हम अपने आप को देख रहे हैं। और ये भी उन्होंने अंग्रेज़ी में, मैं उनका कोट पढ़ना चाहती हूँ, यू बिन सिंगुलरली लैकिंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, you've not taken measures against political parties holding rallies despite every order of this court saying maintain COVID protocol। ये अदालत ने कहा कि अदालत के तमाम तरह के आदेशों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इस बात को नहीं माना और आप इसके लिए
सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल हैं, अकेले आप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, ये हाई कोर्ट का कहना है। हालांकि अमित शाह साहब इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में 18 अप्रैल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कोविड का चुनावी रैलियों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ कितनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज़ हैं। तो ये तो बात रही कोर्ट की। अब इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तमाम हालात के बावजूद जो हमारी सरकार है वो क्या कर रही है, वो इस वक्त कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ है हमारे गृह मंत्री, क्या कर रही है हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हमें विश्व गुरु बनाने का पूरा दावा करके और जो वादा करके आए थे वो आखिर कहाँ हैं। राम के नाम पर राजनीति करने वाले पूरे देश को राम भरोसे छोड़कर आखिर कहाँ चले गए हैं। अगर आप उन्हें ढूंढ रहे हैं तो उन्हें आपको मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे? जब वो लोगों के ट्वीट डिलीट करा रहे हैं। वो कहाँ मिलेंगे? जब वो ये कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है किसी सिलेंडर की, किसी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई दवा की कमी नहीं है। और अगर आप अफवाह फैलाएंगे उनके मुताबिक अफवाह, यानी अगर आप तथ्य देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा गुंडा एक्ट के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत, NSA के तहत। तो आप ये देखिए कि मीडिया नामा की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 50 कम से कम ऐसे ट्वीट्स हैं जिनको भारत की सरकार ने ट्विटर से कहा कि आप इन्हें डिलीट कराइए, और ट्विटर ने बड़ा ही आज्ञाकारी काम करते हुए उनको डिलीट भी करा दिया। और इसमें आपको हैरानी होगी कि किस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो शामिल हैं। इसमें सिर्फ ज़्यादातर ट्वीट्स इस तरह के हैं जिसमें कोविड-19 के बारे में या तो सरकार की आलोचना हो रही है, या ऐसे भी ट्वीट्स हैं जिसमें सिर्फ इस बारे में बात हो रही है कि इस तरह के हालात हैं, आलोचना के अलावा ही। तो मीडिया नामा के मुताबिक जो रिक्वेस्ट थी सरकार की तरफ से, या आदेश था सरकार की तरफ से मैं कहूँ, 97% उस रिक्वेस्ट को मान लिया गया है। और ट्विटर ने ऐसा नहीं कहा है कि ये हम नहीं इस बात से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब इस बात को जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है। इन लोगों के जिन लोगों के अकाउंट हैं उसमें कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन पवन खेरा हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी हैं, वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर मौलॉय घटक हैं, ABP के न्यूज़ एडिटर पंकज झा हैं, एक्टर विनीत कुमार सिंह हैं, फिल्म मेकर अविनाश दास हैं, और साथ ही फिल्म मेकर और पूर्व पत्रकार विनोद कापड़ी भी हैं। इससे मुझे याद आता है कि वो घटनाक्रम जबकि किसान आंदोलन चल रहा था, फरवरी के महीने में अपने चरम पर था, और किस तरह से किसान आंदोलन के दौरान सरकार के कहने पर ट्विटर ने बहुत सारे कई दर्जन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। तो किस तरह से ये पूरी इस घटनाक्रम को आप देखिए कि कोई भी सच्चाई बदलने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस बदलने की कोशिश हो रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है। अब आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ एंकर्स अब लिख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। आखिर सिस्टम कौन है? सिस्टम क्या है? कोई पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया है? किसी पहाड़ का नाम है, किसी पर्वत का नाम है, किसी नदी का नाम है? जाहिर है सिस्टम का नाम है सरकार, सिस्टम का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिस्टम का नाम है गृह मंत्री अमित शाह, सिस्टम का नाम है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये सिस्टम है जो काम नहीं कर रहा है। ऐसा कहते हुए भी रूह कांप रही है, हाथ कँपा रहे हैं कि ऐसा ना कह पाएँ। अब उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि एक्शन लिया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अफवाह फैलाएगा। यानी अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बेड नहीं मिल रहा है, या आप अस्पताल ये कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो सरकार ये कहती है कि आपके पास हैं, तो ये तथ्य जो है वो सरकार तय करेगी और आपके ऊपर जो है वो NSA या गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। ये बाकायदा खबर आई है कि, और इसके अलावा ये भी कहा कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो अफवाह फैलाने की कोशिश करें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो काला बाजारी जो लोग कर रहे हैं दवाओं का उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और कार्यक्रम ख़त्म करने से मैं एक आखिरी बात पहले ये करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों से जो ये कहते हैं और कहते रहे इससे पहले भी जब ये दूसरी वेव आई कि वायरस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, इस तमाम मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, आप सरकार पे सवाल मत उठाइए। वो तमाम लोग मिडिल क्लास से, हमारे मध्य वर्ग से जुड़े हुए जिन्होंने बहुत खुशी से ताली बजाई, थाली बजाई, और आज वो लोग हैं जो छाती पीटने को, जो थाली पीट रहे थे आज वो छाती पीटने में मजबूर हो रहे हैं। मैं किसी के ज़ख्मों पे नमक नहीं रगड़ना चाहती, लेकिन मैं ये सवाल आपसे ज़रूर आज पूछना चाहती हूँ कि जब पत्रकार, जब विपक्ष ये सवाल पूछ रहे थे सरकार से हमारी, तो वो इसी जो स्थिति आज बनी है इसको चाहते थे कि इसको ना आने दिया जाए। हम वो सवाल जो मुश्किल पूछ रहे थे, हम ये चाहते थे कि बेहतर तैयारी की जाए। हम जो सवाल पूछ रहे थे, हम ये चाहते थे कि लोगों को वैक्सीनेशन उनका हो जाए, टीकाकरण हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित हो जाएं। जब हम सवाल पूछ रहे थे कि रैलियां मत करिए इतनी बड़ी बड़ी, और इस वक्त में भारतीय जनता के जो उनका वेलफेयर है उसकी ज़रूरत है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है, खाली लॉकडाउन जो है वो अपने आप में समस्या का हल नहीं है।
तब ये बात हो रही थी कि इसको पोलिटिसाइज नहीं करिए। मैं तमाम उन लोगों से जिन्होंने ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए, उन सब से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्हें आज पछतावा है? क्या वो ऐसे ही रहना चाहते हैं, या उन्हें वाकई एक रियलाइजेशन हो रहा है कि जब ताली पीटते पीटते किस तरह से छाती पीटने, थाली पीटने से लेकर छाती पीटने तक की बात आ गई, क्योंकि आप अंधभक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जज्बाती और भावनात्मक मुद्दों में उलझे हुए हैं, क्योंकि आज आप अभी तक भी आप नफरती बातों में, हिंदू मुस्लिम मुद्दों में उलझे हुए हैं और सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, नागरिक नहीं बन रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये वो एक क्षण है, ये वो एक लम्हा है जब आपके एक फॉलोवर से, एक भक्त से नागरिक बनने का वक्त है। क्योंकि जिस तरह का संकट हमारे सामने है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सरकारों ने वो नहीं किया समय रहते जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने इतना बड़ा मेला लगाया, कुंभ मेला लगाया, इसके अलावा उन्होंने चुनावी मेला लगाया, जिसके लिए साफ तौर पर अब इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया है मद्रास हाई कोर्ट ने। तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती तो शायद हालात इतने ज़्यादा बेकाबू नहीं होते और हम दुनिया के आधे कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके हिस्सेदार नहीं बनते। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।